ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नितेश गुप्ता। नमस्कार। भारत सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। भारत की बात करें तो सरकार ने कहा है कि देश भर में 6,31,000 से ज्यादा लाभार्थियों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोविड की स्थिति की बात करें तो कोविड से 1,02,28,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.66% हो गई है। ये तो है देश में कोविड से ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा। और देश में अब तक जिन लोगों को इंजेक्शन यानी वैक्सीन लगाया जा चुका है उनका आंकड़ा। इसके बावजूद भी लोगों में कोरोना और वैक्सीन को लेकर कई संशय हैं, कई सवाल हैं, कई भ्रांतियां भी हैं और यहां वहां से जो उन्हें खबरें मिलती हैं उससे कुछ अफवाहों का भी उनको डर है। इन सभी पर आपको जागरूक करने के लिए, आपके सवालों का जवाब जानने के लिए हम इस कार्यक्रम को रोजाना आपके लिए ठीक 9:30 पर लेकर आते हैं, कोरोना जागरूकता श्रृंखला। और आज इसके अंदर आपके सवालों का जवाब देंगे डॉक्टर नितिन। कार्यक्रम में आपका स्वागत है डॉक्टर। नमस्कार श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा आप 23314444 पर भी फोन कर सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता हैं तो इससे पहले 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर, भरोसे का टीका और अब तक लाखों लोगों को ये टीका लग चुका है, फिर भी इस टीके को लेकर अभी भी लोगों के मन में संशय है और संशय यह है कि उनको तबीयत बिगड़ने का डर है और इस वजह से वो वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। अपने कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप इन सभी व्यक्तियों को क्या संदेश देंगे? नमस्कार। सबको यही बोलेंगे कि टीकाकरण के बाद हमने पहले भी देखा है, वैक्सीन से हल्का बुखार आना, थोड़ा सा सर दर्द होना या चक्कर आना, ये एक आम बात होती है, तो हर वैक्सीन के साथ होती है। तो हर बार जब भी वैक्सीन लगती है मरीज को हमेशा बताया जाता है कि आपको हल्का सा बुखार आ सकता है, तो उसके लिए आपको बुखार के लिए आपको ये दवाई लेनी है। ऐसा हर टीकाकरण में बच्चों का भी जो होता है उसमें उनको समझाया जाता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है जो हम देख रहे हैं इसके साथ। और जैसा आज बताया भी 6 लाख लोगों को लगने के बाद भी सिर्फ जो साइड इफेक्ट है 0.01% में माइनर साइड इफेक्ट देखे गए हैं और 0.001 में आपको सीरियस एडवर्स इवेंट मिले। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और ये मार्क करता है कि हमारी वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और इसको लगाना चाहिए। जी डॉक्टर, धीरे धीरे कॉलेज और स्कूल जो हैं सभी राज्यों में खुल रहे हैं। हालांकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो छात्र कॉलेज जाना शुरू कर रहे हैं क्या उन्हें भी टीकाकरण या उन्हें भी वैक्सीनेशन की जरूरत है? वैक्सीनेशन से ज्यादा जरूरी, जैसे स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी चीजें हैं जो हम पिछले 10 महीनों से करते आए हैं और हम बार बार बोलते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। उसमें मास्क पहने, हाथों को बार बार साफ रखें और उचित दूरी बनाए रखें। टीकाकरण से पहले हम ये चीजें अगर कॉलेज में अभी से लागू करेंगे और स्कूलों में लागू करेंगे तो हमें इस चीज का आगे बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी डॉक्टर, देश में कोविड के मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, स्वस्थ होने वालों की दर भी लगातार बढ़ती जा रही है, टीका यानी वैक्सीनेशन भी आ गया है और 2-3 महीनों में आगे करोड़ों लोग ऐसे हो जाएंगे जिनको इस टीके को लगेगा। तब आप क्या समझते हैं कि हमें तब भी कोरोना के इसी एटिकेट, इसी बिहेवियर को जिस तरह से हम अपना रखे हैं वही अपनाना होगा? जी हाँ, हम इस चीज को नहीं भूल सकते कि हमारा पहला हथियार टीकाकरण से पहले यही था। जब हमारे पास कोई भी चीज नहीं थी तब से हम इस चीज को फॉलो करते आए हैं कि मास्क पहने, उचित दूरी बनाए रखें, हाथ साफ रखें और हमें इसको आगे लंबे टाइम तक के लिए फॉलो करना पड़ेगा। जी डॉक्टर, हम आपके माध्यम से एक बात और जानना चाहेंगे कि पहली खुराक और दूसरी खुराक के बीच कहते हैं कि एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी। एंटीबॉडीज किस तरह से बनती हैं, कैसे बनेंगी और कब तक रहेंगी? ठीक है, एंटीबॉडीज बनती हैं जब आप किसी भी कीटाणु को शरीर के अंदर डालते हैं तो उसको आप शरीर का एक रिएक्शन होता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने का, जिससे कि उस इन्फेक्शन को उसी जगह खत्म कर जा सके
इससे पहले कि वो पूरे शरीर में फैले। जी जो वैक्सीन के साथ एंटीबॉडीज देखी गई हैं, वो देखी गई हैं दूसरी डोज लगने के बाद ज्यादा असरदार और ज्यादा मात्रा में बनती है। जी इसीलिए 2 डोज लेना जरूरी है वैक्सीन का। 1 डोज के बाद रुकना नहीं है, कि हम 1 डोज ले लिए अब बच जाएंगे कोरोना से, ऐसा नहीं सोचना है। दोनों डोज पूरी लेनी है, जी क्योंकि जितनी भी वैक्सीन के अध्ययन हुए हैं उन सब में 2 डोज का ही प्रावधान दिया गया है अभी तक। जी ये एंटीबॉडीज कब तक रहेंगी ये हम आगे वाले टाइम तक ही बता सकते हैं। आगे जैसे जैसे संशोध के रिजल्ट आते रहेंगे, हमें चीजें पता चलती रहेंगी। डॉक्टर साहब, किसी मरीज ने या किसी व्यक्ति ने, किसी स्वस्थ व्यक्ति ने टीकाकरण की दोनों डोज ले ली हैं और उसके कितने दिनों तक उसमें एंटीबॉडीज बनी रहेंगी या कितने दिनों बाद उसे दोबारा टीका लगाने की जरूरत पड़ेगी? अभी तक के अध्ययनों में तो 2 डोज के बाद तीसरे टीकाकरण का ऐसा कुछ आया नहीं है कि तीसरे टीका की भी जरूरत पड़ेगी। और ये बोला गया है कि 2 डोज लगने के बाद कम से कम कुछ नहीं तो 6 महीने तो रहेंगी, और हो सकता है उससे ज्यादा भी रहें। जी ये हर टाइप की वैक्सीन जिस मरीज को लग रही है उसकी अपनी कितनी इम्यूनिटी है उन पे भी निर्भर करता है। जी डॉक्टर, इस बीच हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। अपनी कार्यक्रम में इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। राजस्थान के बाड़मेर से हबीब खान हमसे जुड़ चुके हैं। हबीब जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या सवाल है हबीब जी आपका? डॉक्टर नितिन जी नमस्कार और नवीन जी नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल बताइए, आपका क्या सवाल है? सवाल सर ये कि सर मैं सर 1 से 2 बातें सर आपसे जानना चाहता हूँ। पहला सर सवाल है कि सर मान लो सर किसी को आदमी को कोरोना है और उसने टीका लगा रखा है जी, पहली डोज लगा रखी है, और वो पहली डोज लगाने के बाद मान लो वो संक्रमित है और उसने पहली डोज लगवा रखी है जी, और वो किसी दूसरे आदमी से अगर मिलता है तो उसको क्या कोरोना संक्रमण फैल सकता है? जी डॉक्टर, दूसरी सर एक राय चाहता हूँ सर। मैं सर एक मेडिकल स्टाफ हूँ हालांकि, तो मेरे पास एक ड्रिप लगाने आया था, एक व्यक्ति आया था, उसको कोरोना पॉजिटिव था और मैं उसके संपर्क में आया था, लेकिन मुझे सर ऐसा कोई लक्षण नहीं लगा कोरोना का। इसमें सर संपर्क में क्यों नहीं आया, मैं ऐसा बता सकते हो आप? डॉक्टर, इनके 2 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, उस व्यक्ति को कोरोना था, तो क्या इससे अभी भी कोरोना फैलने का डर है? और दूसरा सवाल इनका था कि ये मेडिकल स्टाफ है, इनके पास एक व्यक्ति ड्रिप लगाने के लिए आया था, वो कोरोना पॉजिटिव था। हालांकि ये उसके संपर्क में आए हैं, लेकिन इनको अभी तक कोई लक्षण आए नहीं हैं। डॉक्टर, हाँ देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना उस समय है तो उस समय उसे वैक्सीन नहीं लगनी है। पहली चीज ये है, ये सिर्फ उन्हीं को लगनी है जो इस समय हेल्दी हैं या और पिछले 3 महीनों में उन्हें कोई दिक्कत नहीं रही है या किसी जो उनकी बीमारी है उसके लिए दवाई नहीं बदली गई हो। तो एक्टिव कोविड पेशेंट को वैक्सीन अभी नहीं लगानी है, क्योंकि ये बीमारी का इलाज नहीं है, ये एक तरीके से उसकी रोकथाम के लिए है। तो एक बार आपको बीमारी हो गई है तो आप उस समय वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं। दूसरा जो सवाल था आपका कि एक पेशेंट आया था जो कोरोना का था और आपने ड्रिप लगाई और उसके बाद आपको अभी तक लक्षण नहीं है, ये एक अच्छी बात है। लक्षण ना होने के कई कारण हो सकते हैं। किसी भी पेशेंट से अगर आपने अपना प्रॉपर मास्क लगाया है, ग्लव्स पहने हैं, आई शील्ड पहनी है जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। दूसरा है कम से कम 15 मिनट का कांटेक्ट होना चाहिए किसी भी पेशेंट के साथ। यदि उस पेशेंट ने खांसी नहीं करी है जब तक आप उसके ड्रिप लगा रहे थे या आपका कांटेक्ट टाइम 15 मिनट से कम रहा है, तो उससे आपको संक्रमण होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। जी, इस बीच टेहरी गढ़वाल से संजय असवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नवीन भाई और डॉक्टर साहब, आपको दोनों को नमस्कार। जी नमस्कार, क्या सवाल है एक बात नवीन भाई, एक बात बताइए, आपके माध्यम से मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूं कि ये जो वैक्सीन है कहाँ तक कारगर सिद्ध है? क्या इसके अभी सुनने में आया था कि किसी ने, अभी ये पता नहीं अफवाह है कि क्या कि मुरादाबाद में एक व्यक्ति कहते हैं कि वैक्सीन से, अब पता नहीं वैक्सीन से क्या है कि अटैक हुआ, ये पता नहीं है, लेकिन ये जो वैक्सीन है ये हमारे गढ़वाल में मतलब हम लोगों को जो सामान्य आम नागरिक है उनको कब तक लगने की उम्मीद है, और क्या भविष्य में ओपन मार्केट में वैक्सीन आने की चांस है? यही मेरे सवाल है। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि ये वैक्सीन कितना प्रभावी है, आम लोगों को, विशेषकर गढ़वाल के लोगों को कब तक वैक्सीन मिलेगी और क्या ये बाजार में उपलब्ध होगी? वैक्सीन पूरी तरह सेफ है और प्रभावी है।
वैक्सीन का काम होता है कि कोई भी इन्फेक्शन हो वो सीवियर कैटेगरी का ना हो, उससे रोकथाम करने के लिए वैक्सीन का ज्यादा काम रहता है। इन्फेक्शन रोकना भी उसका पार्ट है, बट सबसे ज्यादा है कि अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो वो सीवियर कैटेगरी में नहीं जाए। जहां तक है कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है और हेल्थ मिनिस्ट्री भी डेली बोलती है, मिनिस्ट्री की तरफ से भी डेली आता है कि पहले वैक्सीन जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं पूरे इंडिया में, जिनका एक इलेक्टोरल रोल की तरह प्रॉपर वो बनाया गया है चार्टिंग, उनको जब लग जाएगी उसके बाद वैक्सीन आम लोगों के लिए अवेलेबल होगी। जितना वो कह रहे हैं कि अगले 2 से 3 महीने में सारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग जाएगी, उसके बाद वैक्सीन मार्केट में आने की संभावना है। जी, इस समय आप सुन रहे हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिन। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन नंबर है 1800-115767 और नंबर है 23314444। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो इस नंबर से पहले 011 लगाना ना भूलें। आइए राजस्थान चलते हैं, जहां से सतार खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर मेरे 2 सवाल हैं सर। जी कहिए। सर एक सवाल तो ये है कि जैसा ये वैक्सीन की तासीर सर, ये ठंडी है सर या गर्म है ये दवाई सर? जी, दूसरा सवाल आपका। दूसरा सवाल सर मेरा ये है, बहुत से लोग सर ये कहते हैं कि चाइना ने ये वायरस जानबूझकर छोड़ा है सर पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए। सर ये बात कहाँ तक सच है सर? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं जो वैक्सीन है इसकी तासीर शब्द है, जो तासीर इसकी ठंडी है या गर्म है, यानी कि इनको इससे क्या इफेक्ट हो सकता है, ये जानना चाहते हैं। हाँ देखिए, वैक्सीन को जो रखना है वो है टेम्परेचर 2 to 8 डिग्रीज पे जी। और वैक्सीन लगने के बाद हाँ आपको हल्का सा बुखार, हल्की सी शिवरिंग आ सकती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ी सी गर्माहट शरीर में आ सकती है। और जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि चाइना ने सब में फैलाया है, इसका हम लोग अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इस बारे में WHO और सब वर्ल्ड की कंट्रीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि ये फैला कैसे है। कार्यक्रम में हम अपने अगले श्रोता को सम्मिलित कर रखे हैं। राजस्थान के अलवर से शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। शिवा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या सवाल है आपका? हेलो शिवा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो जिसके कोरोना हुआ था और जिनके नहीं हुआ है, अगर वैक्सीन जिनके जो कोरोना की नहीं लगवाना चाहते, जिनके नहीं हुआ है, तो उनके कोई शरीर पे कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि अगर ये कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाते हैं लेकिन बाकी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग रखी है, तो क्या इनके शरीर पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? क्या ये कोरोना से संक्रमित होंगे? देखिए, कोरोना से आप संक्रमित ना हो उसके लिए जो जैसा कि हमने बोला कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को तो आपको रखना ही पड़ेगा। वैक्सीन जो हाई रिस्क ग्रुप है उनके लिए ज्यादा जरूरी है, बट आम जनता को भी लगवानी चाहिए जब भी ये आएगी। जी डॉक्टर, हम आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर हम वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं तो वैक्सीन लगाने से पहले हमें क्या क्या बताना पड़ेगा मेडिकल स्टाफ को? हाँ देखिए, जब भी वैक्सीन लगवाने आप सेंटर पे जाएंगे, आपको एक लिखित में एक वो पर्चा देंगे जिसपे आपको पहले आप क्या दवाइयां लेते थे, अगर लेडीज हैं तो आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, बेसिकली जो भी वैक्सीन ना लगाने वाली कंडीशंस हैं वो सब पहले वो पढ़वाएंगे आपको। अगर आप उनमें से कोई भी फुलफिल करते हैं या कोई भी आपको उस समय है तो वो आपको वैक्सीन नहीं लगाएंगे। अगर आप उनमें से किसी भी कंडीशन में नहीं आते हैं तब वो आपसे पूछेंगे कि किसी चीज से कभी कोई एलर्जी तो नहीं रही है, कोई एलर्जी वाली डिजीज तो नहीं है, या पहले कभी कोई टीका लगा था जिससे एलर्जी हुई है। तो क्योंकि ऐसे मरीजों का खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उनको एलर्जी दोबारा होने के चांसेस रहते हैं इंजेक्शन से, इसलिए वो सब चीजें अगर आपकी कोई भी हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री, आप उसको छुपाएं नहीं कि मैं बताऊंगा तो मेरे को टीका नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी सारी हिस्ट्री सच वहां बतानी है जिससे कि वो लोग डिसाइड कर पाए कि भाई आपको टीका लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए।
डॉक्टर, कुछ व्यक्ति एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, तो वो विभिन्न तरह के प्रोटीन्स लेते हैं या मल्टीविटामिन्स की दवाइयां लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी दवाइयां लेते हैं, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। क्या ऐसे व्यक्तियों को भी टीका लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल। टीका सिर्फ जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स दवाइयां होती हैं, कुछ बीमारियों में हम देते हैं, जिसमें हम शरीर की इम्यूनिटी कम रखना चाहते हैं जिससे कि वो बीमारी ना फैले, ऐसे मरीजों में नहीं लगा सकते हैं इंजेक्शन अभी के लिए। जी, आइए अब उत्तर प्रदेश के रायबरेली चलते हैं, जहां से आमिर खान अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। आमिर जी, स्वागत है आपका। जैसा मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी, कहिए, क्या सवाल है आपका? सर, मैं जैसे सैनिटाइजर करके जैसे क्या खाना खा सकते हैं कि हाथ धो के खाना खाएं? जी डॉक्टर, ये बहुत आम सवाल है और आम जनता ये जानना भी चाहती है कि खाना खाने से पहले उन्होंने हाथों को सैनिटाइज किया है सैनिटाइजर से, क्या इसके तुरंत बाद ये खाना खा सकते हैं? हाँ, देखिए, जैसे मैंने पहले भी अपनी बातचीत में यही बोला है, जब भी आप घर पे हैं या कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं जाते हैं जहाँ पे साबुन और पानी दोनों चीज है, ऐसी जगह में आप अपना साबुन और पानी से ही हाथ धोएं और सैनिटाइजर सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज करें। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, सैनिटाइजर सिर्फ उस समय के लिए इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर, सुनने में आ रहा है और लगातार हम अखबारों में और समाचारों में पढ़ भी रखे हैं, सुन भी रखे हैं कि कोरोना का एक नया स्ट्रेन जो है वो आ रहा है। जब कोरोना अपने रूप बदलेगा, नए नए रूपों में आएगा, तो क्या ये जो वैक्सीन है उतने प्रभावी होंगे? हाँ, देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। ये वायरस की प्रॉपर्टी है कि वो अपने कुछ कुछ चीजों को चेंज करता रहता है जिससे कि वो सरवाइव कर पाए। तो उसी चीज में हम पहले भी ये चीज इन्फ्लुएंजा में देखते हैं कि हर साल इन्फ्लुएंजा की एक थोड़ी सी स्ट्रेन चेंज होती है, तो वैक्सीन में थोड़े से चेंज करके नई वैक्सीन हर साल के लिए आती है जो भी स्ट्रेन होती है। तो क्योंकि कोविड को भी 1 साल ही हुआ है, करीबन 1 साल कुछ महीने ही हुए हैं आए हुए, तो अभी हम पहली राउंड ऑफ वैक्सीन जब पूरी करेंगे उसके बाद हम फिर से एनालाइज करेंगे कि अभी जो कोविड है या कोरोना जो फैला है वो स्ट्रेन को मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वो स्ट्रेन को मैच नहीं करेगा तो हम उस स्ट्रेन को मैच करने वाली वैक्सीन ला सकते हैं। आइए अब राजस्थान फिर दोबारा चलते हैं। बाड़मेर से नरेंद्र कुमार हमसे जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर। नमस्कार नरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल यह है कि सर, जैसे गाइडलाइन में ये कहा गया है कि सर जो गर्भवती महिला है उनको टीका नहीं लगाया जाएगा। सर, अगर गर्भवती महिला अपने नवजात शिशु को जन्म देती है उसके कितने समय बाद टीका लगाया जाएगा? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं, गर्भवती महिला नवजात शिशु के बाद, जन्म देने के बाद कब टीका लगवा सकती है कोरोना का? हाँ, गर्भवती महिलाएं और जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं अपना, जो कि सरकार के हिसाब से और हम सब के हिसाब से 6 महीने का कम से कम टाइम होता है। तो जब वो प्रेग्नेंट है तब, और एटलीस्ट कम से कम 6 महीने जब वो बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिला रहे हैं तब तक टीका नहीं लगना है। 6 महीने के बाद जब हो जाएंगे उसके बाद टीका लग सकता है। डॉक्टर साहब, जब से कोरोना आया है हमने बहुत से सवाल किए हैं। एक सवाल आता है, एक प्रश्न है कि हर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि जब काफी सारे व्यक्ति से संक्रमित हो जाएंगे तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। अब वैक्सीनेशन आ चुका है, वैक्सीन आ चुका है, अब वैक्सीनेशन और ये हर्ड इम्यूनिटी, इसके संबंध में आप हमें कुछ जानकारी दे पाएंगे? जी, देखिए, हर्ड इम्यूनिटी होती है कि आपके आसपास कितने लोगों को हम इन्फेक्शन हो चुका है या वैक्सीन के द्वारा नेचुरल एक एंटीबॉडी इन्फेक्शन हम क्रिएट करके उसमें एंटीबॉडी लाएं कि आप बचे रहें। तो ये हर डिजीज के हिसाब से चेंज होता है। जैसे इन्फ्लुएंजा में 50 से 70% बोलते हैं जी। जो आपका मम्स और मीजल्स होते हैं उसमें 95% इम्यूनिटी बोलते थे कि 95% लोगों को अगर आप इम्यूनाइज करेंगे तब ये बचेगा। तो इसी तरह से हर डिजीज के लिए अलग अलग है। कोरोना में भी हम बोल रहे हैं कि 50 से 70% अगर लोगों को हम इम्यूनाइज या उनको अपने आप को उनको कोविड होके वो रिकवर हो गए हैं, ऐसा अगर होगा तो हर्ड इम्यूनिटी एक आ जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी से ये होता है कि जो लोगों को हुआ नहीं है इन्फेक्शन या जो वैक्सीन भी नहीं लगी है उनके बचने के चांसेस फैल जाते हैं क्योंकि चेन ऑफ ट्रांसमिशन हट जाती है। जी डॉक्टर, वैक्सीनेशन के साथ साथ कोविड को खत्म करने के लिए या इसके खतरे को कम करने के लिए कोई एक परिवार क्या कदम उठा सकता है?
देखिए, वैक्सीनेशन कोविड के खतरे को कम करने के लिए आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही फॉलो करना है जी, जिसमें मास्क लगाना, दूरी रखना। आप घर के बाहर से आ रहे हैं तो आते ही घर के बाहर ही हाथ धोना, उसके बाद ही घर करना, बाहर के कपड़े बदल के घर के अलग कपड़े पहनना, ये सब एक आम जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए, जिसे हम न्यू नॉर्मल आजकल कह रहे हैं। जी बिल्कुल। आइए अब छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ से प्रदीप गुप्ता हमसे जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार प्रदीप जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा 2 सवाल है सर, छोटा सा था जी। सर पहले तो ये है सर कि जैसे छोटे बच्चों को सर बचा के रखिए, ये सब ज्यादा गाइडलाइन आई थी सर, तो इन लोग को वैक्सीन सर क्यों नहीं दिया जाता? और जैसे बच्चे में संक्रमित होते हैं तो सर कितने हद तक होते हैं और वैक्सीन कब दिए जाएंगे इनको? दूसरा सवाल है सर, क्या वैक्सीन आने पर भी क्या पहले की तरह जिंदगी तब जिएंगे या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? डॉक्टर, इनका सवाल छोटे बच्चों को लेकर है। छोटे बच्चों को टीका क्यों नहीं दिया जाता, और अगर बच्चा संक्रमित हो जाता है क्या तब भी उसको टीका नहीं दिया जाएगा? और दूसरा सवाल है कि ये जो वैक्सीनेशन है, कोरोना है, ये कब खत्म होगा और कब जो है हम इस न्यू नॉर्मल से नॉर्मल पर आ सकेंगे? जी, बच्चों को टीका एक कारण से नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बच्चों में अभी तक अध्ययन नहीं हुआ है टीकाकरण की इफेक्टिविटी का या सेफ्टी का। कोई भी चीज जब तक किसी एक ग्रुप में नहीं करी जाती अलग से, उसके लिए हम फिर उस चीज को रिकमेंड नहीं कर सकते। अभी तक बड़ों में ही स्टडीज हुई है, इसलिए बड़ों में ही रिकमेंडेशन आया है। दूसरा है आपका सवाल कि कोई बच्चा संक्रमित हो जाता है तो उसको टीका लगेगा कि नहीं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, जो संक्रमित जिस समय कोई भी मरीज होता है उस समय टीकाकरण नहीं करते हैं। और तीसरा आपका सवाल है कि हम न्यू नॉर्मल से नॉर्मल पे कब आएंगे, तो उसमें अभी थोड़ा सा आपको धैर्य और संयम रखना पड़ेगा। हमने उस तरफ कदम बढ़ाने शुरू करे हैं, पर हम अभी भी अगर उस चीज को छोड़ देंगे और ढील देंगे तो हमें फिर बाकी देशों की जगह हमें भी फिर वैसे ही कहीं उस स्थिति में दोबारा न जाना पड़े। इस पे हम अपनी चर्चा आगे जारी रखेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के रामपुर से शिवम अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। शिवम जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं सर, जैसे मतलब कि कोई बीमारी से जूझ रहा है कोई व्यक्ति मरीज, जैसे मतलब ट्यूबरकुलोसिस से, टीबी से जूझ रहा है, क्या उसको भी वैक्सीन लग सकती है? जी डॉक्टर, ये जानना चाहते हैं कोई कोमॉर्बिड व्यक्ति है और विशेषकर अगर वो टीबी से पीड़ित है तो क्या उसको भी वैक्सीन लगाई जा सकती है? जी बिल्कुल, उसको वैक्सीन लगाई जा सकती है, जब तक कि जैसे मैंने पहले बताया इम्यूनिटी कम करने वाली दवाइयों के मरीज अगर ना हो, इम्यूनो सप्रेसेंट जिसे हम बोलते हैं, तब तक मरीज को वैक्सीन दी जा सकती है। जी। बलरामपुर से हमारे नियमित श्रोता हैं रिंकी तिवारी, वो जुड़ चुकी हैं। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। रिंकी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वागत के लिए नवीन सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर नमस्कार। नमस्कार। और डॉक्टर सर को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। क्या सवाल है आपका? हाँ सर, बिल्कुल हम सवाल पूछने के लिए किए क्योंकि सर आज मेरा जो सवाल है सर एक कॉलेज से जुड़ा हुआ है कि मेरे कॉलेज में सर 14 लोगों को कोरोना वायरस हुआ भी निकला और कॉलेज में मतलब बंद कर दिया गया। तो प्लीज सर, क्या जब खुलेगा तो हम कॉलेज जा सकते हैं या नहीं, प्लीज इससे बताइए। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कॉलेज खुला, 14 जो छात्र हैं उनको कोविड था। अब ये पूछना चाहते हैं कि जब खुलेगा स्कूल या कॉलेज तब ये क्या जा सकते हैं? हाँ जी, देखिए, अगर कॉलेज जब भी खुलेगा तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, कॉलेज में भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए। जैसा कि सरकार के निर्देश जारी हुए थे कि कॉलेज, स्कूल, सब जगह कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही रहना चाहिए जी। अगर वो रहेगा तो आप बिल्कुल सेफ हैं और आपको भी अपने तरफ से भी ध्यान रखना है जी। हमारे अगले कॉलर हैं आसिफ चौधरी। आइए जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। आसिफ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में कोरोना कम हो रहा है, ये बात सही है जी, लेकिन आगे को कोई खतरा ना हो, जैसे कि विदेशों में बढ़ रहा है, तो वहाँ से जो फ्लाइट आम है, अगर उन लोगों के टीका लग जाए तो सर बेहतर नहीं रहेगा? डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ही प्रशासनिक सवाल है कि अगर ये नया स्ट्रेन अगर कोई बाहर से आ रहा है, जो फ्लाइटें आ रही हैं,
अगर उन व्यक्तियों को टीका लगा दिया जाए तो फिर हम कोरोना के फैलाव से बच सकते हैं? हाँ, देखिए, टीका लगने के बाद भी जैसे भी हमने पहले बोला था, पहले तो जो व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं उनका अब सरकार के निर्देश अनुसार सबका कोविड टेस्ट होता है, और अगर वो नेगेटिव आते हैं तभी वो आगे जा सकते हैं जी। और अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो वहीं से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाते हैं और फिर वहां से टेस्टिंग होके ही वो होता है जी। जो हम टीके की बात कर रहे हैं, टीके का मैंने पहले भी बताया था, दोनों डोज लगने के बाद ही टीके का पूरा जो रूप होता है या पूरी उसकी प्रोटेक्टिव एफिकेसी है वो तभी आती है जब दोनों टीके लगे। दोनों टीकों के अंतराल में 28 दिन का गैप होता है। यदि आप पेशेंट आया और आपने एयरपोर्ट पे एक टीका लगा दिया, उसके बाद पेशेंट ने अपना दूसरा टीका नहीं लगाया, तो वो चीज उतनी कारगर नहीं होगी। इसी कारण से टेस्ट करना ज्यादा जरूरी है पहले बजाय टीकाकरण के। उत्तर प्रदेश से मोहम्मद तालिब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद तालिब, स्वागत है आपका। कहिए, क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? सर, डॉक्टर साहब से एक सवाल मेरा ये है सर, जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं, जैसे 50 साल की उम्र के लोग हैं, उसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं जैसे उन्हें कोरोना पाया गया था सर, उनके टीका लगेगा। और एक सवाल और है सर, जैसे कि उन बुजुर्ग लोगों के धोरे नहीं बैठे, तो ऐसा भी कर हो सकता है कि उनसे कितनी दूरी, 1 गज की या 2 गज की दूरी से बैठे सर? डॉक्टर ये कहना चाहते हैं कि कोरोना हुआ था 50 वर्ष से उम्र के लोगों को, हालांकि वो ठीक हो चुके हैं, क्या उन्हें वैक्सीन की जरूरत है? नंबर 1। नंबर 2, क्या हम अभी भी उनसे सोशल डिस्टेंस यानी 2 गज की दूरी बनाकर रखें? हाँ, देखिए, जो जिनको पहले कोरोना हो भी चुका है उनको भी टीकाकरण लगेगा। सबके लिए टीकाकरण आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले कोरोना है तो आपको टीका नहीं लगेगा या नहीं लगवाना चाहिए। सरकार ने बोला भी था कि टीकाकरण उनका भी होगा। जो आपका कहना है कि 2 गज की दूरी क्या उनसे बनाए रखनी चाहिए, उनसे 2 गज की दूरी इसलिए नहीं बनानी है कि उनको कोरोना हो चुका है। आपको 2 गज की दूरी सबसे बना के रखनी है, और जब भी आप आसपास बैठते हैं कुछ दूरी हमेशा बना के रखनी है। डॉक्टर, वैक्सीनेशन आ चुका है, लोग ये भी समझ चुके हैं कि हमें कोरोना से कैसे बचना है, दूरी बना के रखनी है, हाथ धोना है और मास्क पहनना है। इसके अलावा भी और कौन से एटिकेट्स हैं जो हम आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे, और अब क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? देखिए, जैसा आपने बताया कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, उचित दूरी बनाए रखनी है, इसी को फॉलो करते रहना है। यदि आपको इसमें मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा, और यदि आपको कोई भी लक्षण लगता है, जैसे बुखार है, गला खराब है, स्मेल नहीं आ रही है, बदन में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाके टेस्ट जरूर कराना है। हो सकता है कोरोना आए, हो सकता है ना भी आए, और अगर आता है तो और जल्दी पता चलता है तो एक तो आप खुद जल्दी ठीक होंगे, प्लस अपने आसपास के लोगों को आप कोरोना होने से बचा सकते हैं, क्योंकि आप उनके संपर्क में नहीं आएंगे, आप अपना इलाज कराएंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बताते चलें कि सरकार ने कहा है कि देश भर में 6,31,000 से ज्यादा लाभार्थियों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक कोविड की स्थिति की बात करें तो 1,02,28,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं, और स्वस्थ होने की जो दर है वो 96.66% हो गई है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 231 नए मरीजों का पता चला है, और इन्हें मिलाकर दिल्ली में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6,32,821 हो गई है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल 9:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीतेश गुप्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।